नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको आपको आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है पंचायती राज व्यवस्था। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उसमें अवश्य ही पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में और शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में आपके सामने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें अनावश्यक या बहुत विस्तार से इन बातों को मैंने नहीं रखा है। बिल्कुल सरल भाषा में और सीमित शब्दों में मैंने पंचायती राज व्यवस्था को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं, मैंने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। इसमें पहला बिंदु देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू करने का प्रयास किया। देखिए, जो लॉर्ड रिपन थे ब्रिटिश अधिकारी भारत में, तो उनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू करने का प्रयास किया तथा मद्रास वह पहला क्षेत्र था जहां स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, यह आधुनिक काल के इतिहास की बातें हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू करने का प्रयास किया तथा मद्रास वह पहला क्षेत्र था जहां स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद गांधी, नौरोजी आदि ने पंचायती राज को महत्व दिया, परंतु B.R. अम्बेडकर इसके विरोधी थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो स्वतंत्रता के बाद बाद जो परिस्थितियां थीं उसमें महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी आदि नेताओं ने पंचायती राज को महत्व दिया, उसका समर्थन किया, परंतु B.R. अम्बेडकर इसके विरोधी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग था। ठीक है, पहले जो पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत रखा गया था। अनुच्छेद 40 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 51 अनुच्छेदों तक नीति निर्देशक तत्व संविधान में हैं। आप जानते हैं इसके बारे में। तो उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग के रूप में प्रारंभ में इनको रखा गया था। इसका तात्पर्य यह था कि यह व्यवस्था राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, तो यह व्यवस्था राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थी कि राज्य इसको लागू करने या न करने के लिए स्वतंत्र थे, अर्थात इसे लागू करना राज्यों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, सक्षम या इच्छा पर राज्य इसे लागू कर सकते थे। ठीक है, अपनी सक्षमता या अपनी इच्छा पर राज्य इसे लागू कर सकते थे या इसे लागू करना कोई बाध्यकारी कार्य नहीं था राज्यों के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, प्रारंभ में जो इसका उद्देश्य था वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयास था। शक्तियों का विभाजन, ग्रामीण जनता तक सत्ता के पहुंच को बनाना और लोकतंत्र का प्रसार करना इसका उद्देश्य। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शक्तियों का विभाजन और ग्रामीण जनता तक सत्ता की पहुंच को बढ़ाना और लोकतंत्र का प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, अगला महत्वपूर्ण बिंदु, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई। पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभिक रूप मिला। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, 2 अक्टूबर 1959 ये महत्वपूर्ण डेट याद रख लीजिए, और राजस्थान राज्य याद रख लीजिए। राजस्थान का नागौर जिला जहाँ पहला जिला था, पहला स्थान था जहाँ पहली पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई और पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभिक रूप मिला। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद अन्य राज्यों में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो जो पहला राज्य था वो राजस्थान था जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हुआ और इसके बाद अन्य राज्यों में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अगला पॉइंट, चूंकि इसे संवैधानिक दर्जा प्रारंभ में प्राप्त नहीं था, अतः राज्यों ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, एक लघु रूप में इसे अपनाते रहे। ठीक है, तो प्रारंभ में जो पंचायती राज व्यवस्था को कोई निश्चित संवैधानिक दर्जा प्रारंभ में प्राप्त नहीं था, अतः राज्यों ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, एक लघु रूप में इसे अपनाते रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों पर। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं समितियां। तो पहली महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला बिंदु है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति इसके 20 वर्ष बाद 1977 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके और अशोक मेहता समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की गई, जिसमें ग्राम एवं जिला स्तर पर पंचायत की स्थापना करने की सिफारिश थी, मध्य स्तर को हटा दिया गया था। ठीक है, देखिए जैसे बलवंत राय मेहता समिति में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की बात कही गई थी, परंतु अशोक मेहता समिति में केवल द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी तथा जो मध्य स्तर को बिल्कुल हटा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली समिति है जीवी के राव समिति। इस समिति का गठन 1985 में हुआ था और इसने केंद्रीय योजनाओं के विकेंद्रीकरण की बात कही थी और वास्तविक पंचायत को सत्ता शक्ति हस्तांतरित करने की बात कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु है एलएम सिंघवी समिति। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा या मान्यता दी जाए और ये वकालत की थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। न्याय पंचायत की वकालत एलएम सिंघवी समिति द्वारा की गई थी और त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत
की गई थी। ठीक है, तो 1986 में जो एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश आई थी, उसी का आधुनिक रूप हम वर्तमान में देखते हैं, जिसके द्वारा सिफारिश की गई थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा या मान्यता दी जाए, और न्याय पंचायत की उन्होंने वकालत की थी, और त्रिस्तरीय पंचायत की उन्होंने वकालत की थी। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, 73वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में विधेयक, जो 73वें संविधान संशोधन का विधेयक संसद में पेश हुआ। 24 अप्रैल 1993 को इसे मान्यता मिली, और इसी दिन से यह व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, इसी कारण 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, तो पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 का जो विधेयक था, वो 1992 में पेश हुआ, और 24 अप्रैल 1993 को इसे मान्यता मिली, और इसी दिन से यह व्यवस्था लागू हो गई। इसी कारण 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। हाँ, अगला बिंदु है 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए, संविधान में भाग 9 के अंतर्गत अनुसूची 11 इसमें जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 से 243 ओ, कुल 16 अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। ठीक है, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियमों और कानूनों को रखा गया। अनुसूची 11 में 29 विषय या कार्य थे, सभी जन कल्याणकारी विषय थे। ठीक है, अगला बिंदु, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को मंजूरी मिली। 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तर बनाए गए, ग्राम व जिला स्तर। ठीक है, अब हम आते हैं सीटों का आरक्षण किस प्रकार किया गया। जो महिला अभ्यर्थियों को 1/3 कम से कम सीटें देने की वकालत की गई। राज्यों को इसे बढ़ाने या घटाने की छूट दी गई। ठीक है, कि 1/3 सीटें महिला कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए, महिला उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए, लेकिन राज्यों को इसे बढ़ाने या घटाने की छूट दी गई। इस आधार पर बिहार वह पहला राज्य बना जहां महिलाओं के लिए 50% अर्थात 1/2 सीटें पंचायती क्षेत्रों में आरक्षित की गई। महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वह पहला राज्य कौन सा था जहां महिलाओं के लिए पंचायती क्षेत्रों में 50% सीटें आरक्षित की गई? वो पहला राज्य कौन सा था? तो वो राज्य था बिहार। ठीक है, अगला बिंदु, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी महिलाओं के 50% आरक्षण को लागू किया। ठीक है, तो पहला राज्य जहां महिलाओं के लिए जो पंचायती क्षेत्रों में जो सीटें थी महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम की बात कही गई थी, लेकिन राज्यों को इसे घटाने बढ़ाने की छूट संविधान में दी गई थी। इस आधार पर बिहार वह पहला राज्य बना जहां महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षित किया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती क्षेत्रों में, पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया। ठीक है, अब हम आते हैं SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर आते हैं।
तो SC ST के लिए जो आरक्षण था वह जनसंख्या के अनुपात में देने की बात कही गई थी। महिलाओं के लिए मिनिमम यानी कम से कम 1/3 और मैक्सिमम नो लिमिट। महिलाओं के लिए जो सीटें थी कि कम से कम उन्हें 1/3 सीटें स्थान जो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई थी और अधिकतम कितनी भी सीटें महिलाओं को जनसंख्या के अनुसार स्थान के अनुसार दी जा सकती थी। ठीक है, अब मैं आता हूँ चुनाव में। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसके चुनाव कराने की बात संविधान में जोड़ी गई। तो इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया इसके चुनाव का जिम्मा। और पंचायत राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायत को राज्य सूची में रखा गया, इसके लिए जो फैसले हैं वो राज्य लेता है। और पंचायत का जो कार्यकाल 5 वर्ष और विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव। ठीक है, जो पंचायत का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। यदि 5 वर्ष से पूर्व इसका विघटन हो जाता है या मध्य में इसका विघटन हो जाता है और 6 माह से कम समय या अधिक समय रहता है, 6 माह से अधिक समय यदि रहता है तो 6 माह के अंतर्गत नए चुनाव हो जाने चाहिए और जो सीट खाली हुई है वो रिक्त स्थान की पूर्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, 21 वर्ष अगर किसी भी अभ्यर्थी की आयु है, किसी भी उम्मीदवार की आयु है तो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका कार्य पंचायत के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। ठीक है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका कार्य पंचायत के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। जो पंचायत द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य हैं उसके लिए वित्त की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग करता है, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अनुच्छेद 280 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र व राज्य के मध्य वित्त के विभाजन का निर्धारित करता है। जो केंद्रीय स्तर पर, देखिए राज्य स्तर पर तो राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र व राज्य के मध्य वित्त के विभाजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं पंचायत की संरचना पर। देखिए, पंचायत की संरचना, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत की जो संरचना है उसमें देखिए ये इसके 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया जो प्रधान होता है वो मुखिया या प्रधान जो अध्यक्ष होता है उसे मुखिया या प्रधान कहा जाता है। और यह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, इसके लिए मतदान किया जाता है। और इसका जो कार्य है इसका ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना इसका कार्य है। और इसके अंतर्गत सरपंच, ग्राम कचहरी, फौजदारी, दीवानी ऐसे पद भी सृजित हैं, जो कि ग्राम जनसंख्या के अनुसार चुने जाते हैं। और 10,000 रुपये तक के मामले यहाँ निपटाए जाते हैं। पंच की सहायता से पंचों की संख्या वार्डों के आधार पर तय की जाती है। ठीक है, तो जो ग्राम कचहरी की परिकल्पना है उसके तहत सरपंच का चुनाव किया जाता है और फौजदारी और दीवानी मामले यहाँ सुलझाए जाते हैं। 10,000 रुपये तक के मामले यहाँ निपटाए जाते हैं। पंच की सहायता से पंचों की संख्या व वार्डों के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, पंच की सहायता से पंचों की संख्या वार्डों के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है,
अब हम आते हैं पंचायत समिति पर। जो इसका जो प्रमुख होता है वो उसे उप प्रमुख, इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है उसे प्रमुख या उप प्रमुख कहते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसका चयन होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, उनके द्वारा जो किसी एक को उन्हीं में से चुना जाता है और मतदान के द्वारा इसका चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक इसका जो कार्य है, ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो जो पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो ब्लॉक प्रमुख कहलाता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विभिन्न क्षेत्र पंचायत सदस्यों जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं उन्हीं के मध्य से एक ब्लॉक प्रमुख बाकी सबों की सहमति और मतदान से चुना जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, और इसका कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना है। ठीक है, तीसरा जो है वह है जिला परिषद। जिला परिषद तो इसका जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना जाता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चयन इसका किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य जो कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, उन्हीं में से किसी एक को बाकी सबके मतदान के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और इसका कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण दोनों कनिष्ठ संस्थाओं का। ठीक है, तो जो जिला परिषद का जो कार्य है वो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो कि कनिष्ठ संस्थाएं हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करना, उनका पर्यवेक्षण करना और उन्हें उचित सलाह देना इसका कार्य है। ठीक है, तो ये मैंने पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल सरल भाषा में और बिंदुवार आपके सामने रखा है, जिसमें जो विस्तार पूर्वक जो बातें हैं उनको मैंने नहीं रखा है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में आपके सामने सरल भाषा में बिंदुवार महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखने का प्रयास किया है। अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये आपको याद हो जाएंगे। आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और बार बार देखिए ताकि ये बिंदु आपको बिल्कुल याद हो जाएं, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या कमियां हैं, मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूं, वो सलाह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके ये काम आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और उत्साह से और मेहनत करके और नए नए वीडियो आपके सामने लाऊं और नई जानकारी आपके सामने ला सकूं। ठीक है, तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।